Good morning, students. I hope you are safe, you are healthy, and you are learning something new every single day. Students, आपको क्या लगता है, क्या सीखने की कोई उम्र होती है? क्या हम स्कूल में या किताबों से या माता पिता से ही सीख सकते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप कभी भी ज़िंदगी के किसी भी दौर में कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और केवल किताबों से या स्कूल के शिक्षकों से या अपने माता पिता से ही नहीं, आप किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं अगर आप में सीखने की लगन है और अगर आप अपना दिमाग और दिल और आँखें कान खुले रखते हैं तो आप ज़रूर सीख सकते हैं। और जिसमें भी सीखने की लगन होगी वो एक अच्छा शिष्य होगा, एक अच्छा स्टूडेंट होगा। और जिस किसी से भी आप कुछ सीखेंगे वो ही आपका शिक्षक होगा या आपका गुरु होगा। तो आज का हमारा पाठ भी कुछ ऐसा ही है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 का इंग्लिश का पहला पाठ और पाठ का शीर्षक है द टाइनी टीचर। टीचर का मतलब तो आपको पता ही है, शिक्षक या गुरु, और टाइनी का मतलब होता है छोटा, नन्हा सा। चलिए देखते हैं कौन है टाइनी टीचर। पहले हम हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं। दो so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. पहले पॉइंट में बताया गया है कि चाहे साइज में चींटी बहुत छोटी होती है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और मेहनती होती है। Among the various kinds, the commonest ant is black or red. चींटियों के कई प्रकार होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलता है वो होती है काली या लाल चींटी। Ants live in comfortable homes called ant hills. चींटियों का जो घर होता है उसे एंट हिल कहा जाता है। हिंदी में उसको बाम्बी कहते हैं। आपने कभी बगीचे में या ऐसी दीवार पे नीचे ज़मीन पे ऐसे देखा होगा, ऐसे मिट्टी की पहाड़ी जैसी बनी होती है और उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो वो चींटियों का घर होता है जिसको कि एंट हिल या बाम्बी कहते हैं। चलिए अब हम पाठ पढ़ते हैं। पहला पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। Name the smallest insect you have seen and the wisest. Is it the fly? No, it isn't. Is it the mosquito? No, not the mosquito. Then it must be the worm. No, none of these. It is the ant, the commonest, the smallest, but the wisest insect. The story of an ant's life sounds almost untrue, but people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. So, we know a number of facts about this tiny, hardworking and intelligent creature. तो स्टूडेंट्स, पहले पैराग्राफ में सवाल पूछा गया है कि सबसे छोटा और सबसे बुद्धिमान इंसेक्ट या कीट कौन सा है।
क्या वो मक्खी है या मच्छर है या फिर कोई और कीड़ा? तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब है नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। वो तो है एक चींटी, जो सबसे साधारण, सबसे छोटी मगर सबसे बुद्धिमान इंसेक्ट है। अब चींटी की ये कहानी कोई बहुत सच्ची तो नहीं लगती है सुनने में, मगर कई लोग जो हैं वो चींटियों को पालते हैं और फिर उनका जो बिहेवियर है, उनका जो व्यवहार है, उसको बहुत ध्यान से देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। और इस वजह से हमें इन छोटे प्राणी या इंसेक्ट्स के बारे में कई बातें या कई तथ्य पता हैं। चलिए अब हम अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। An ant uses its feelers or antennae to talk to other ants by passing messages through them. Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. अब अगर आपने कभी चींटियों को गौर से देखा है तो उनके मुंह के पास बिल्कुल बारीक लंबे से सेंसर्स होते हैं, जिनको कि फीलर्स या एंटेने कहा जाता है। और चींटियां जो हैं इन्हीं के द्वारा बात करती हैं या एक दूसरे को अपना संदेश पहुंचाती हैं। कभी आप चींटियों को दीवार पे चढ़ते उतरते देखिए, आप पाएंगे कि हर चींटी दूसरी ओर से आती हुई चींटियों को नमस्ते, हेलो करती है। कैसे? उनके फीलर्स को टच करके। यहाँ पे ये चित्र में भी आप देख सकते हैं, चींटियों की एक कतार एक तरफ से आ रही है और दूसरी तरफ से दूसरी चींटियां आ रही हैं। और यहाँ पे देखिए, ये दो चींटियां आपस में अपने फीलर्स टच करके एक दूसरे को ग्रीट कर रही हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। There are many kinds of ants. The commonest among them are the black or red ones. We have seen them since we were children, but haven't paid enough attention to them. Where do they live? In their comfortable homes called nests or anthills. Each has hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms, the queen ant lays eggs. Others are nurseries for the young ones called grubs. Workers have their reserved quarters. यहाँ पे आप ये चित्र देख सकते हैं। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है एक पेड़ और चींटियों की कतार, और साथ ही यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ पहाड़ी नुमा घर, जो कि चींटियों के घर हैं। तो स्टूडेंट्स, चींटियाँ जो हैं वो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन आम तौर पे जो हम अपने आसपास और घरों में देखते हैं वो काली और लाल चींटियाँ होती हैं। बचपन से ही हम उन्हें देखते आ रहे हैं, लेकिन शायद हमने बहुत ज़्यादा उन पे ध्यान नहीं दिया कि वो कहाँ रहती हैं। तो चींटियाँ इन्हीं मिट्टी के घरों में रहती हैं, जिनको नेस्ट या फिर एंटहिल बोला जाता है।
और हिंदी में इसको हम कहते हैं बाम्बी। इसमें बहुत सारे कमरे होते हैं, छोटे 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 छोटे, और रास्ते होते हैं अलग अलग। कई कमरों में जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है। कई कमरे जो हैं वो बच्चों के लिए हैं, बच्चे जिनको कि ग्रब्स कहा जाता है। और जो काम करने वाली चींटियां हैं, वर्कर्स जो हैं, उनके लिए भी कमरे होते हैं। यहाँ जो नीचे ये चित्र दिया है उसमें भी आप देख सकते हैं कैसे चींटियां जो हैं वो एक एक दाना अनाज का लेके आ रही हैं। अलग अलग हर चींटी जो है वो अलग काम कर रही है। ये इधर बाम्बी में जो अलग अलग रास्ते, अलग अलग कमरे बने हुए हैं, वहाँ वो अपना सामान कहीं पे रख रही हैं, ये आप देख सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। They spend most of their time searching for food. Some rooms serve as storehouses for this food. Soldiers have separate barracks. No worker has ever tried to live in a soldier's house. No soldier has ever gone out searching for food. No worker or soldier or cleaner has ever harmed a grub. So you see, an ant's life is very peaceful. Each does its share of work intelligently and bravely, and never fights with other members of the group. तो ये जो चींटियां हैं, इन्होंने अपने अपने काम बांट रखे हैं। रानी चींटी जो है वो अंडे देती है, जो काम करने वाले हैं वो काम करते हैं, और ज़्यादातर समय जो है वो खाने की तलाश में लगाते हैं। इनके जो घर होते हैं, जो एंटिल है, उसमें कई कमरे जो हैं वो स्टोर हाउस यानी गोदाम का काम करते हैं। वहाँ पे वो अनाज ला ला के चींटियाँ भरती हैं। फिर जो सोल्जर्स यानी सैनिक चींटियाँ हैं, उनके लिए भी अपने अलग कमरे हैं। काम करने वाली जो चींटियां हैं वो अपना काम करती हैं और कभी भी किसी सैनिक के घर में रहने की कोशिश नहीं करती। वैसे ही जो सैनिक चींटियां हैं वो कभी खाना ढूंढने नहीं जाती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चींटियों की जो पूरी व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी है। वहाँ पे रानी है, कार्यकर्ता चींटी है, सैनिक है, सफाई कर्मचारी हैं, और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई दूसरे के काम में बाधा नहीं पहुंचा रहा, और ना ही जो बच्चे हैं उनको किसी तरीके का नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रकार से उनका जो जीवन है वो बहुत ही शांत है। हर कोई अपना काम बहुत ही बुद्धिमानी से और होशियारी से, साहस के साथ करता है, और अपने जो ग्रुप है, जो समूह है, उसके बाकी सदस्यों के साथ कभी लड़ता नहीं है। चलिए अब हम आते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक पे। पहला पॉइंट, द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। The italicized phrase means
तो स्टूडेंट्स, पहला जो वाक्य हमने अभी पढ़ा, द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, मतलब जो चींटी के जीवन पे आधारित ये कहानी है, ये हमें लगभग असत्य लगती है। इसमें से इटैलिसाइज्ड फ्रेज का मतलब पूछा गया है, यानी जो अक्षर थोड़े से स्लांटिंग हैं, यानी टेढ़े लिखे गए हैं, और वो कौन से हैं? ऑलमोस्ट अनट्रू, यानी लगभग असत्य। तो इसका मतलब क्या है? इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही उत्तर चुनना है। पहला है हाईली एक्सैजरेटेड, यानी बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। दूसरा, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, मतलब ये इतना ज़्यादा उल्लेखनीय है कि हमें सच नहीं लगता। और तीसरा, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, यानी ये तथ्यों पर आधारित नहीं है। तो ऊपर जो इटैलिसाइज्ड फ्रेज है ऑलमोस्ट अनट्रू, इसका मतलब क्या हुआ? आपको क्या लगता है? सही उत्तर है नंबर 2, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, कि उनकी कहानी इतनी उल्लेखनीय है कि हमें ऐसा लगता है कि शायद वो सच ना हो। अच्छा, यहाँ पे हमने एक शब्द पढ़ा, फ्रेज, PHRASE। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। वो पूरा वाक्य नहीं होता, पूरा वाक्य में हमें कंप्लीट मीनिंग यानी संपूर्ण अर्थ का पता लगता है, जबकि फ्रेज या वाक्यांश में हमें पूरा अर्थ पता नहीं लगता। उसमें अर्थ तो होता है लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता। चलिए अब हम सेकंड वाले पे आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग sentences. Number 1, an ant is the smallest. अब इसको हमें आगे कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को। तो इसका उत्तर हुआ an ant is the smallest, the commonest and the wisest insect. चींटी जो है वो सबसे छोटी, बहुत ही आम और सबसे बुद्धिमान इंसेक्ट है। Second, we know a number of facts about an ant's life because हमें चींटियों के जीवन के बारे में बहुत से तथ्य पता हैं, क्योंकि इसको कंप्लीट करते हैं। Because people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. क्योंकि लोगों ने उन्हें पालतू बनाकर रखा और उनके व्यवहार को बड़े ध्यान से देखा है, इसलिए हमें चींटियों के जीवन के बारे में बहुत सारी बातें पता है। थर्ड पे आते हैं। इन वॉट वेज इज एन एंट्स लाइफ पीसफुल? चींटी की जो जिंदगी है वो इतनी शांतिपूर्ण किस तरह है? इसका उत्तर हम देंगे। An ant's life is peaceful because each ant does its share of work intelligently and bravely. Full stop. It never fights with other members of the group.
चींटियों का जो जीवन है वो इसलिए शांतिपूर्ण है क्योंकि हर चींटी अपना काम बहुत बुद्धिमानी और साहस के साथ करती है और साथ ही वो ग्रुप के दूसरे सदस्यों के साथ लड़ती नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। द क्वीन ant has a pair of wings which she casts off before she begins to lay eggs. जो चींटी रानी होती है उसके पर होते हैं और वो अंडे देने से पहले उनको हटा देती है, अपने से अलग कर देती है। Eggs hatch and become grubs. Grubs change into cocoons and cocoons break to bring forth complete ants. तो अंडे जो हैं वो ग्रब्स बनते हैं। ग्रब्स यानी लार्वा, और ग्रब्स जो हैं वो कुकून्स एक तरीके के खोल में बदल जाते हैं और फिर वो जो कुकून है वो टूटता है और उसमें से एक चींटी बाहर आती है। The life of an ordinary ant in the anthill is a book which many of us seldom open. तो ये साधारण सी चींटी की जो ज़िंदगी है वो एक किताब की तरह है जिसे शायद ही हम कभी खोलते हैं। आइए अब पाठ में आगे बढ़ते हैं। The queen is the mother of the entire population of the colony. जो चींटियों का समूह है उसको कॉलोनी कहा जाता है और जो रानी है वो इस पूरी कॉलोनी की मदर है, माँ है। It lives for about 15 years. It has a pair of wings, but bites them off after its wedding flight. This flight takes place on a hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. तो ये जो चींटी रानी है वो पूरे एंट कॉलोनी की मदर है और उसका जो जीवन है वो लगभग 15 वर्ष का होता है। रानी चींटी के पंख भी होते हैं। गर्मियों के दिनों में वो नर चींटी जिसको कि ड्रोन कहा जाता है उससे मिलने के लिए उड़ान भरती है हवा में और इस उड़ान को वेडिंग फ्लाइट यानी शादी वाली उड़ान कहा जाता है। और जब वो उससे मिलके लौटती है तो लौटते समय वो इन पंखों का त्याग कर देती है और फिर उसका बस एक ही काम होता है और वो होता है अंडे देना। Eggs hatch and grubs come out. Soldiers guard them, workers feed and clean them, and also carry them about daily for airing, exercise, and sunshine. 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more.
Then the cocoons break and perfect ants appear. Now it's time for teaching and training. New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. After a few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work. तो जो रानी है वो अंडे देती है और फिर उसमें से ग्रब्स निकलते हैं. ये पहला जो चरण हो गया वो अंडे हो गया. दूसरा चरण में ग्रब्स निकलते हैं. ग्रब्स को जो सैनिक चींटियां हैं गार्ड करते हैं, यानी उनकी रखवाली करते हैं. जो सेवक चींटी हैं वो उन्हें खाना खिलाते हैं, उनको साफ करते हैं और उनको बाहर भी ले जाते हैं ताकि उनको ताज़ी हवा मिले, उनका व्यायाम हो सके, उनको सूरज की रोशनी मिले. 2 या 3 हफ्तों बाद जो ग्रब्स हैं वो ककून में बदल जाते हैं. कैसे खोल जैसा बन जाता है उनका. और इस दौरान वो कोई गतिविधि नहीं करते, ना खाना खाते हैं, ना कोई और गतिविधि उनकी होती है. और ऐसे ही 3 हफ्ते और निकल जाते हैं. फिर उसके बाद कोकून जो है वो टूटता है और उसमें से चींटी बाहर निकलती है. तो ये चींटी का एक पूरा लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र हो गया. अंडे, फिर उसके बाद ग्रब्स, फिर उसके बाद ककून, और ककून टूट के फिर उसमें से चींटी बाहर आती है. एक बार चींटी बाहर आ जाती है उसके बाद शुरू होती है उनको सिखाने की प्रक्रिया. उनको ट्रेनिंग दी जाती है बड़ी चींटियों के द्वारा. बड़ी चींटियां जो हैं वो उनको वर्कर्स यानी सेवक, सोल्जर्स यानी सैनिक, बिल्डर्स यानी घर बनाने वाले, क्लीनर्स यानी सफाई करने इत्यादि की ट्रेनिंग देती हैं. और कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद ये जो छोटी चींटियां हैं ये बाहर की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं. ऊपर आप चित्र में देख सकते हैं कैसे वो जो मज़दूर चींटियां हैं वो ग्रब्स को उठा के चल रही हैं. हमने पढ़ा था ना कि वो उनको बाहर ताज़ी हवा, धूप वगैरह के लिए ले जाती हैं. और यहाँ राइट हैंड साइड में भी आप देख सकते हैं कोकून तोड़ के चींटी बाहर आ रही है. ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे. An ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles, lesser breeds of ants and the green fly. तो ये जो एंट हिल है, जो बाम्बी होता है, उसमें ना सिर्फ चींटियां रहती हैं बल्कि कुछ और प्राणी भी रहते हैं, जैसे कि बीटल्स या चींटियों की दूसरी प्रजातियां और ग्रीन फ्लाई वो भी रहती है. Why do ants want these alien creatures to live in their nests? अब क्या कारण होगा कि चींटियां इन सबको भी अपने घरों में रखती हैं? चलिए जानते हैं. For several reasons. Some give off smell pleasant to the ants' senses. Others give sweet juices, and some are just pets or playthings
like cats and dogs to human beings. तो ये जो दूसरे प्राणी रहते हैं उनके रहने के कई कारण हैं. कई जो प्राणी हैं, कई जो जंतु हैं, उनमें से बहुत अच्छी सी खुशबू निकलती है जो कि चींटियों को पसंद आती है. हम लोग भी अपने घरों में अगरबत्ती, धूप या एयर फ्रेशनर्स कुछ कुछ लगाते हैं ना, अच्छी खुशबू के लिए, या फूल सजा के रखते हैं. वैसे ही ये चींटियाँ जो हैं ये भी कुछ जंतुओं को रखती हैं जिनमें से बहुत अच्छी स्मेल आती है जो उनको अच्छी लगती है. कई जो प्राणी हैं वो जूसेस देते हैं, कुछ ऐसे रसीले तत्व देते हैं. एंड सम आर जस्ट पेट्स. जैसे हम इंसान लोग अपने घर में कुत्ता, बिल्ली जैसे पालतू पशु रखते हैं, वैसे ही जो चींटियां हैं वो भी अपने घरों में इस प्रकार के कुछ पालतू या ऐसे खिलौने के प्रकार के जंतु रखती हैं जो उनका मन बहलाते हैं. द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउ. जो ग्रीन फ्लाई होती है वो चींटियों के लिए गाय के समान है. द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क with a touch of their antennae. They milk it as we milk the cow. तो ये जो ग्रीन फ्लाई है इसको भी चींटियाँ ट्रेनिंग देती हैं हनी ड्यू देने के लिए. जब भी ग्रीन फ्लाई के फीलर्स या एंटेनी को छुआ जाए तो वो हनी ड्यू यानी मधु दे. जैसे गाय को हम धोते हैं दूध निकालने के लिए, वैसे ही चींटियाँ भी ग्रीन फ्लाई को फीलर्स के द्वारा मधु उससे लेती हैं. चलिए अब अगले पैराग्राफ पे आते हैं. Have humans learned as much as ants have? Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use. They may still learn a few things from this tiny teacher. Hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all, a firm loyalty to the land where they live. अब इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि क्या हम मनुष्यों ने, हम इंसानों ने इतना सीखा है जितना कि इन चींटियों ने सीखा है. शायद हाँ, हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जो हमारी सीख है, जो हमारा ज्ञान है, उसको हम सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. ये जो छोटा गुरु है हमारा, टाइनी टीचर, इससे बहुत कुछ हम अब भी सीख सकते हैं. और वो क्या होगा? वो होगा मेहनत करना, अपना फ़र्ज़ निभाना, डिसिप्लिन में रहना, यानी अनुशासित रहना. और हम सीख सकते हैं सफाई, देखभाल बच्चों की, और सबसे ऊपर हम सीख सकते हैं लॉयल्टी या वफादारी अपनी मातृभूमि के लिए जहाँ हम रहते हैं. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा चींटियाँ कितनी व्यवस्थित होती हैं, उनका जीवन कितना शांतिपूर्ण होता है, कितनी अनुशासित होती हैं. हर कोई अपना अपना काम बहुत मुस्तैदी से, बहुत अच्छी तरह से कर रहा है. बच्चों को वो कितने अच्छे तरीके से सिखा रही हैं, ट्रेनिंग दे रही हैं. और कुल मिला के जो उनका जीवन है वो कितना रोचक है. कभी आपने सोचा था एक साधारण सी छोटी सी दिखने वाली चींटी इतना अच्छा काम करती होंगी, उनका जीवन इतना रोचक होता होगा?
आई एम श्योर अब चींटियों को देखने का हमारा नज़रिया इस चैप्टर पढ़ने के बाद ज़रूर बदल जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक पे, यानी हम देखते हैं हमारी समझ इस सबक के बारे में कितनी बनी है। तो पहला सवाल है, How long does it take for a grub to become a complete ant? एक ग्रब को चींटी बनने में कितना समय लगता है? इसका उत्तर है A grub takes 2 to 3 weeks to become a cocoon, and after another 3 weeks the cocoon breaks from which a complete ant appears. Full stop. यानी एक ग्रब को 2 से 3 हफ्ते कोकून बनने में लगते हैं और उसके बाद और 3 हफ्ते लगते हैं कोकून में से चींटी निकलने के लिए। दूसरा प्रश्न है, Why do the worker ants carry the grubs about? जो सेवक चींटियाँ होती हैं वो ग्रब्स को अपने साथ लिए लिए क्यों घूमती हैं? इसका उत्तर है The worker ants carry the grubs about daily for airing, exercise and sunshine. वो इसलिए उनको अपने साथ ले जाती हैं ताकि उनको ताज़ी हवा, धूप मिले और उनका व्यायाम हो। तीसरा प्रश्न है, What jobs are new ants trained for? जो नई चींटियां हैं उनको कौन से कामों की ट्रेनिंग या प्रशिक्षण दिया जाता है? इसका उत्तर है The new ants are trained as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. यानी जो नई चींटियां हैं उन्हें वर्कर्स, कार्यकर्ता या सेवक का प्रशिक्षण मिलता है, सैनिक का प्रशिक्षण मिलता है, बिल्डिंग बनाने वाले का मिलता है और सफाई कर्मचारी का भी प्रशिक्षण इत्यादि मिलता है। चौथा प्रश्न है, Name some other creatures that live in ant hills. Ant hills में रहने वाले कुछ दूसरे प्राणियों के नाम बताओ। उत्तर लिखिए। Some other creatures that live in ant hills are beetles, lesser breeds of ants and the green fly. तो जो दूसरे प्राणी एंट हिल में रहते हैं उनका नाम है बीटल्स, चींटियों के दूसरे प्रकार और ग्रीन फ्लाई। पांचवा प्रश्न है, Mention 3 things we can learn from the tiny teacher. Give reasons for choosing these items. तो इसका उत्तर है, We can learn the following things from the tiny teacher. A. Sense of duty and discipline. B. Care for their young ones at every stage along with proper teaching and training. C. Loyalty to the land where they live. All these things are important for smooth functioning of society and peace. Full stop. Although we humans have knowledge about these things,
yet we hardly put this learning to good use. Full stop. तो प्रश्न था कि कोई 3 चीज़ें बताइए जो हम इस नन्हे गुरु से सीख सकते हैं. इसका उत्तर हमने बताया कि हम चींटियों से या इस नन्हे गुरु से अपना फ़र्ज़ निभाना और अनुशासन में रहना सीख सकते हैं. फिर बच्चों को किस तरीके से बड़ा किया जाए, बच्चों की देखभाल किस प्रकार की जाए, उनको कैसे उचित प्रशिक्षण मिले. फिर अपनी मातृभूमि के प्रति वफादारी. हालांकि हम इंसानों को ये सारी बातें पता है, लेकिन हम इन चीज़ों को यूज़ में नहीं लाते, इनका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं. जबकि ये जो चीज़ें हैं ये समाज के अच्छे कार्यान्वयन और शांति के लिए बहुत ज़रूरी हैं. तो ये तो हो गया हमारा कॉम्प्रिहेंशन चेक. अब हम कुछ एक्सरसाइजेज यहाँ पे दी हैं, इनको देख लेते हैं. डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स. ये आपको ग्रुप में डिस्कस करना है. चलिए हम पहला देखते हैं क्या है ये एक्सरसाइज. इसका मैं पहला भाग पढ़ती हूँ. What problems are you likely to face if you keep ants as pets? तो पहले भाग में पूछा जा रहा है कि अगर आप चींटियों को पालते हैं तो आप किस प्रकार की समस्याओं का सामना करेंगे. इसका उत्तर हम लिखते हैं. If we keep ants as pets, we may face the following problems. A. They are so tiny that it may be difficult to keep a watch on them. Full stop. B. They are likely to bite us. Full stop. C. It may not be possible to make a perfect anthill for the ants. तो जो समस्याएं हमारे सामने आएंगी अगर हमने चींटियों को पाला वो हैं, पहला तो कि वो इतनी छोटी होती हैं कि हर वक्त उन पे नज़र रखना मुश्किल है. दूसरा, वो हमें काट सकती हैं. तीसरा, हम उनके लिए एक उचित घर जैसा कि वो खुद बनाती हैं एंटहिल, हम वैसा नहीं बना पाएंगे. अब दूसरा भाग है इस प्रश्न का. When a group of bees finds nectar, it informs other bees of its location, quantity, etc. through dancing. Can you guess what ants communicate to their fellow ants by touching one another's feelers? दूसरे भाग में बताया गया है कि मधुमक्खियों के समूह को जब मधु मिलता है तो वो उसके स्थान और मात्रा इत्यादि की सूचना नृत्य के द्वारा दूसरी मधुमक्खियों को देती हैं. तो क्या आप समझ सकते हैं कि चींटियां जब एक दूसरे के फीलर्स को छूती हैं तो वो क्या बात कर रही होंगी? चलिए इसका जवाब हम लिखते हैं. Ants appear to greet each other by touching one another's feelers when they move in a row, but actually they communicate the location of food.
तो चींटियाँ जब एक दूसरे के फीलर्स को छूती हैं तो हमें ऐसा लगता है मानो वो एक दूसरे का अभिवादन कर रही हैं, लेकिन असल में वो दूसरी चींटियों को खाने का स्थान बता रही होती हैं। चलिए अब दूसरी एक्सरसाइज पे हम आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम विद words from the box below. Then recite the poem. तो आपको यहाँ पे एक कविता दी गई है जो अधूरी है। अब नीचे बॉक्स में कुछ शब्द आप देख सकते हैं, तो उन शब्दों का इस्तेमाल करके हमें इस अधूरी कविता को पूरा करना है। तो सबसे पहले हम वो शब्द देख लेते हैं और उनके अर्थ जान लेते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। पहला शब्द है होल, यानी छेद या बिल जिसमें सांप वगैरह रहते हैं। कैनल यानी वो स्थान जहाँ कुत्ते रहते हैं। नेस्ट्स यानी घोंसले। एंट हिल, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं अभी, चींटियों का घर। और स्टेबल यानी अस्तबल, जहाँ घोड़े रहते हैं। तो अब हम कविता देख लेते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सोल्जर्स लिव इन बैरक्स एंड बर्ड्स इन डैश। तो ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पे आएगा नेस्ट्स। फिर मच लाइक अ स्नेक दैट रेस्ट्स इन अ डैश। अब स्नेक कहाँ आराम करेगा? होल में, यानी छेद में या बिल में। नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप एक्सेप्ट इन अ डैश। यहाँ पे आएगा स्टेबल, जिसका मतलब होता है अस्तबल। एंड अ डॉग लिव्स वेल, माइंड यू, ओनली इन अ कैनल। टू से हाई टू एन एंट, इफ यू विल, you may have to climb an ant hill. चलिए एक बार हम दोबारा पढ़ते हैं। Soldiers live in barracks. सैनिक जो हैं वो बैरक्स में रहते हैं। And birds in nests. चिड़ियाएँ जो हैं वो नेस्ट या घोंसलों में रहती हैं। Much like a snake that rests in a hole. एक सांप की तरह जो आराम करता है अपने होल में या छेद में। नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप एक्सेप्ट इन अ स्टेबल। कोई घोड़ा सो नहीं सकता आराम से सिवाय अस्तबल के। एंड अ डॉग लिव्स वेल, माइंड यू, ओनली इन अ कैनल। कुत्ता जो है वो सिर्फ कैनल में ही अच्छी तरह रह सकता है। टू से हाई टू एन एंट, इफ़ यू विल, यू मे हैव टू क्लाइंब एन एंट हिल। अगर आप किसी चींटी को हाई बोलना चाहते हो तो आपको एंट हिल पे चढ़ना पड़ेगा। तो ये थी हमारी कविता। अब यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है, वो है अ मैटर ऑफ टंग। जीभ के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इन ह्यूमन्स द टंग इज द ऑर्गन ऑफ टेस्ट। इट ऑल्सो हेल्प्स इन च्यूइंग, swallowing एंड स्पीकिंग। मनुष्यों में जीभ जो है वो स्वाद बताती है और साथ ही वो चबाने में, निगलने में और बात करने में या बोलने में भी मदद करती है।
नेक्स्ट पॉइंट है, some animals like the frog and the chameleon use the tongue to catch prey. The chameleon's tongue is so long that it keeps it folded in the mouth, but it can flick it in and out at lightning speed. तो कुछ जानवर जैसे मेंढक और गिरगिट अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं शिकार पकड़ने में, और जो गिरगिट होता है उसकी जीभ तो इतनी लंबी होती है कि उसको वो मोड़ के अपने मुंह के अंदर रखनी पड़ती है, लेकिन वो बिजली की गति से उसको अंदर और बाहर कर सकता है। थर्ड पॉइंट है, द स्नेक यूजेस इट्स टंग टू स्मेल. The reptile flickers its tongue in and out, each time carrying molecules from its surrounding to an organ called Jacobson's organ in the roof of its mouth. अब जो सांप होता है वो जीभ का इस्तेमाल सूंघने में करता है, सूंघने के लिए करता है। वो अपनी जीभ को अंदर बाहर तेज़ी से करता है, और हर बार जब वो ऐसा करता है तो वो अपने आसपास के कुछ कण को अंदर लेता है, और उसका एक अंग होता है जिसको कि जैकबसन्स ऑर्गन कहा जाता है, जो उसके मुंह में ऊपर की तरफ होता है, वहाँ पे वो कण को भेज देता है, और इससे उसको स्मेल या गंध का पता चलता है। The blue whale has the largest tongue, which can weigh as much as an elephant. जो ब्लू व्हेल होती है उसकी जीभ सबसे बड़ी होती है, और उसका वज़न जो है वो एक हाथी के वज़न के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। हम कुछ शब्द देख लेते हैं और उनके अर्थ और उच्चारण भी जान लेते हैं। पहला शब्द है इंटेलिजेंट, जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान। उसकी स्पेलिंग है INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। अगला शब्द है सेल्डम, स्पेलिंग है SELDOM। इसका अर्थ होता है कभी कभी। तीसरा शब्द है डिसिप्लिन, स्पेलिंग है DISCIPLINE, डिसिप्लिन यानी अनुशासन। और आखिर में हम शब्द ले रहे हैं लॉयल्टी, स्पेलिंग है LOYALTY, लॉयल्टी यानी वफादारी। तो आज का हमारा सबक बस इतना ही। आप इस सबक को पढ़िएगा और मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।